हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बायनोमियल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने कुछ वो बायनोमियल एक्सप्रेशन देखे थे, न्यूटन्स बायनोमियल एक्सपेंशन देखा था और कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी बायनोमियल थ्योरम की। ठीक है, तो इस पार्ट में हम जल्दी से कल वाला रिवाइज कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी कल हमने देखे थे और उससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो कल हमने बायनोमियल एक्सपेंशन देखा था, बेसिक फॉर्मूला न्यूटन्स बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या होता था न्यूटन्स बायनोमियल एक्सप्रेशन? x प्लस वाई की होल पावर n। ठीक है, क्या होता था? x प्लस वाई की होल पावर n। ठीक है, और ये क्या था? x प्लस वाई की होल पावर n, ये था हमारा nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस इंटू वाई की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 वाई की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हमने कल देखा था, और इसके बाद हमने इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म भी हमने इसकी देखी थी कल। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म देख लेते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या थी? इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म थी हमारी x प्लस वाई की होल पावर n इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 0 से n और NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। ठीक है, एक ये था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसके बाद हमने देखा था जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब है ये ही लिखा है, ये बस समीशन की टर्म में लिखा है। जनरल टर्म का मतलब है कोई पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, जनरल टर्म क्या थी? जनरल टर्म थी हमारी टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो ये थी हमारी जनरल टर्म। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जनरल टर्म के बाद एक चीज और देखी थी हमने कल वाले लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद हमने एक ये देखा था x प्लस 1 प्लस एक्स की होल पावर n nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस x की पावर n। ठीक है, ये था 1 प्लस एक्स की होल पावर n को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम देखेंगे सम ऑफ द बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सम ऑफ द बायनोमियल कोफिशिएंट। सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। चलो, जैसे हमारे पास कोई टर्म लिखी है, जैसे 2x प्लस वाई की होल पावर 17 ये लिखा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि बायनोमियल कोफिशिएंट क्या है और हमारा कोफिशिएंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं टी आर प्लस 1 एन सी आर 17 सी आर
17 माइनस आर, 2x की पावर 17 माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जनरल, इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है और कोफिशिएंट क्या है इस टर्म का। ठीक है, तो देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो क्या क्या होती हैं, एक होता है हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक होता है हमारा कोफिशिएंट केवल। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है और बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। पहले हम इस जनरल टर्म को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसे अगर ढंग से लिखें तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, इसे 17 सी आर और यहाँ 2 की पावर 17 माइनस आर कर सकते हैं, और इधर x की पावर 17 माइनस आर, x की पावर 17 माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। अब देखो ध्यान से, यहाँ वेरिएबल क्या क्या है, मतलब ये दोनों है। ठीक है, तो वेरिएबल्स को केवल छोड़ के जितनी ये चीज है कांस्टेंट कांस्टेंट वाली, ये सारा क्या है हमारा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, ये रहा 17 सी आर 2 की पावर 17 माइनस आर, ये क्या है हमारा कोफिशिएंट। अब बात कर लेते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट हमारा होता है केवल ये इतना पार्ट, 17 सी आर, केवल इतना पार्ट, तो ये हो गया हमारा 17 सी आर बाइनोमियल कोफिशिएंट। आ रही है बात समझ में, बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, ये लिखा है ना हमने सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये अब आपको बात समझ में आएगी कि क्या होता है। देखो अगर हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले में x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्या पुट कर दें, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें हम ऊपर वाले फॉर्मूले में। ठीक है, अब 1 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 की होल पावर n, nc0 प्लस nc1, यहाँ पे भी x 1 पुट हो जाएगा, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 पुट हो जाएगी, इधर भी 1 हो जाएगी पुट, तो ये nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस, मतलब ऐसे चलता जाएगा आगे, डॉट 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 x की पावर n, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्या आ जाएंगे हमारे 2 रेज़ टू द पावर n, यानी कि एक फॉर्मूला हमारा ये बना इंपॉर्टेंट, k1 और 1 2 की पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। 2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो ये तो बात सही है, इस वाले फॉर्मूले में हमने वो पुट कर दिया 1, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया। पर हमने कल एक और फॉर्मूला लिखाया था आपको, x माइनस 1 की होल पावर n, वो क्या था, nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस nc3 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि जहाँ जहाँ पे ओड टर्म्स आ रही थी सारी, वहाँ पे माइनस था, और जहाँ जहाँ पे इवन टर्म्स आ रही थी वो सारे प्लस थे। ठीक है, तो चलो उसको रिवाइज करा देते हैं फटाफट, इसको नोट कर लीजिए बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो देखो अब इसमें 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखवाया था कल हमने, 1 माइनस एक्स की होल पावर n,
ये था, ठीक है, यहाँ था प्लस माइनस 1 की होल पावर n, ठीक है। ये था उसका NC0 माइनस NC1 x की पावर n x प्लस NC2 x स्क्वायर माइनस NC3 x क्यूब, ठीक है, ये था। अब देखो इसमें अगर हम 1 पुट कर दें, इस वाली चीज में पुट x इज इक्वल टू 1, इधर यदि हम 1 पुट करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा इधर वाला पार्ट, और इधर हो जाएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस डॉट 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 माइनस 1 की पावर n। तो यानी कि ये जो सभी इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी याद रखना है, ठीक है, ये आपको नोट रख करना है, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक। देखो आगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और देखते हैं हम। देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है, जैसे कि इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, देखो इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है, थोड़ी सी kth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है, kth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, हमसे लास्ट से kth टर्म पूछ रहा है। जैसे हमें एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दिया, मतलब एक ये दे दिया a प्लस बी की पावर n, हमसे पूछ रहा है इसमें लास्ट से kth टर्म बताओ, तो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्म मतलब n जो दिया गया है माइनस k प्लस 2 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से इतनी टर्म हमको बतानी रहती है, ठीक है। तो ये हो जाता है kth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमसे कह रहा है इसमें x माइनस 3 अपॉन x की होल पावर 9 में फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे निकालेंगे सेकंड टर्म लास्ट से, हम क्या करेंगे, n कितना है इसमें 9 और k कितना है हमारा 2, सेकंड टर्म ही तो पूछ रहा है लास्ट से, kth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो अप्लाई कर देते हैं 9 माइनस k प्लस 2, ठीक है। सुनो एक मिनट, n माइनस k प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, यही था, हाँ 9, इसे थर्ड टर्म कर लेते हैं, थर्ड टर्म, ठीक है। तो k थर्ड पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 9 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है, इतना टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से इतना टर्म बताना है, ठीक है। तो देखो कितना आएगा 6 प्लस 2 8th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। अब 8th टर्म तो बता ही दोगे स्टार्टिंग से, कैसे 8th टर्म के लिए क्या करोगे T8, दैट मीन्स
T7 प्लस 1 इज इक्वल टू 9C7 x की होल पावर 9 माइनस 7 और -3/x की होल पावर 7। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारी। देखो नेक्स्ट थी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करें, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई की होल पावर n। इस एक्सपेंशन में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, होते हैं n प्लस 1, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला खोलते हैं एक टर्म हमेशा उससे ज़्यादा निकलता है, तो इसलिए इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n प्लस 1। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाली चीज़ तो हमने बताई दी है, एक ऑब्जर्वेशन, डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड बायनोमियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट एंड बायनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट और बायनोमियल कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है, जैसे ये है, इसका हमने nth टर्म लिखा T8 प्लस 1, ठीक है, मतलब ये है, इसका हमने 7 टर्म लिखा T6 प्लस 1, क्या होगा 9C6 2x की होल पावर 9 माइनस 6 और y की पावर 6। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 9C6 2 की पावर 3 x की पावर 3 और y की पावर 6, तो जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा पूरा, जो इनका मल्टीपल होगा कांस्टेंट का, जो कोफिशिएंट होगा वो पूरा होगा कोफिशिएंट कितना 9C6 2 की पावर 3, और जो हमारा बायनोमियल कोफिशिएंट होगा वो केवल इतना पार्ट होगा। नाइन सी सिक्स ये होगा हमारा बायनोमियल कोफिशिएंट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं मिडिल टर्म क्या होती है। मिडिल टर्म मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट, ठीक है। मिडिल टर्म क्या होता है देखो, जैसे मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, हमारा x प्लस वाई की पावर n है, इसमें हमको मिडिल टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, इसमें मिडिल टर्म निकालने के लिए अगर n हमारा इवन हो, ठीक है, इफ n बिलोंग्स टू इवन, तो हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, हमारा मिडिल टर्म होगा n प्लस 2/2th टर्म विल बी मिडिल टर्म। ठीक है, तो हमारा n प्लस 2/2th टर्म विल बी मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो और अगर n हमारा क्या हो, इफ n बिलोंग्स टू ओड, अगर n हमारा क्या हो जाए ओड नंबर, ठीक है, तो हमारे कौन दो मिडिल टर्म आएंगे, n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 3/2th टर्म will be middle term।
ठीक है, ये दोनों हमारे क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे। और ये बात समझ, निकालेंगे कैसे इनको, देखो मान लो ये चीज भी आपको याद ना रहे तो क्या करो, तीन चीज निकाल लो, कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करो, n+1/2, n+2/2 और n+3/2। ठीक है, वो आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तीनों कैलकुलेट करो, जिसमें n वो पूरा पूरा आए नंबर, वही आपका मिडिल टर्म होगा, वही वाला टर्म। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, मिडिल टर्म पे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं सही सा। क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन है ये, इन एक्सपेंशन ऑफ इन एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3/x की होल पावर 17, इन एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3/x की होल पावर 17, देन फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, इसमें बहुत सारी चीजें हमको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। क्या क्या, पहला जनरल टर्म, सेकंड कोफिशिएंट ऑफ 8 टर्म फ्रॉम लास्ट, सेकेंड, थर्ड है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12। ठीक है, अगला है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म और नेक्स्ट है टर्म कंटेनिंग x की पावर 11। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, हमको ये सॉल्व करना है। तो देखो इसका पहला पार्ट जनरल टर्म लिखना है हमको, और पहला पार्ट इसके हर पार्ट में यूजेबल है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, जनरल टर्म, और जनरल टर्म हमने लिखना सीखा है NCR x की पावर n-r y की पावर r। ठीक है, यहाँ पे इस वाले एक्सपेंशन में x की जगह क्या है, मतलब a b की टर्म में लिख लेते हैं वरना x y में कंफ्यूजन होगी। a की पावर n-r, b की पावर r, और यहाँ पे a क्या है हमारा 2x और b क्या है हमारा -3/x। ठीक है, तो n की जगह 17c, r हमें पता नहीं है, a की जगह क्या है 2x की होल पावर 17 -r। ठीक, अगला b की जगह -3/x की होल पावर r, ये हमारा जनरल टर्म हो गया।
इसका यूज अब हर पार्ट में होगा, ठीक है। जनरल टर्म हमने लिख दिया, पहले इसे और भी ज़्यादा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे? 17CR 2 की पावर 17 माइनस आर, एक्स की पावर 17 माइनस आर, माइनस 3 की पावर आर, और x की पावर r। अब ये वाली x की पावर r ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x की होल पावर 17 माइनस 2r, ठीक है। ये हो गया 17CR 2 की पावर 17 माइनस r, x की पावर 17 माइनस 2r, माइनस 3 की पावर r। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में पूछा है हमसे कोफिशिएंट ऑफ 8 टर्म फ्रॉम द लास्ट से 8 टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट सेकंड ऑफ 8 टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? n माइनस के प्लस 2, ठीक है। n माइनस के प्लस 2 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 17, और 8 टर्म लास्ट से पूछ रहा है, यानी कि k की वैल्यू है 8, ठीक है। n इज इक्वल टू 17 और k इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसे पुट कर देंगे। 17 माइनस 8 प्लस 2 टर्म, ठीक है। तो कौन सी टर्म आ रही है? ये हमारी आ रही है 17 माइनस 8 प्लस 2, 11th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। तो 11 टर्म हमको निकालनी है स्टार्टिंग से, तो उसके लिए भी हमें जनरल टर्म की यूज लगेगी, ठीक है। जनरल टर्म हम एक बार लिख चुके हैं ऑलरेडी, इसी को हम यूज करेंगे बार बार, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या था हमारा? ये, तो हमें चाहिए 11 टर्म, डेट मीन्स T10 प्लस 1, ठीक है। T10 प्लस 1, तो ये जो जनरल टर्म है इसमें r की वैल्यू 10 पुटअप कर देंगे। 17C10 2 की पावर 17 माइनस 10, x की पावर 17 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 3 की पावर 10, ठीक है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? T10 प्लस 1 इज इक्वल टू 17C10 2 की पावर 7, x की पावर माइनस 3 और माइनस 3 की पावर 10। तो हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ 8 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? x वाली टर्म को छोड़कर ये सारा, ठीक है। 17C10 2 रेज टू द पावर 7 इंटू माइनस 3 की पावर 10, तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हर किसी पार्ट में इसमें जनरल टर्म का यूज होगा। तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12, ठीक है। ठीक है, ठीक। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 की वैल्यू कैसे लानी है। पहले जनरल टर्म को एक साइड में लिख लेते हैं। 17CR 2 की पावर 17 माइनस r, x की पावर 17 माइनस 2r माइनस 3 की पावर r, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसका थर्ड पार्ट में क्या निकालना है हमको?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 12, ठीक है। जनरल टर्म हमारे पास है ही 17CR 2 रेज टू द पावर 17 माइनस R x रेज टू द पावर 17 माइनस 2R माइनस 3 रेज टू द पावर R। अब हमें क्या निकालना है, x की पावर 12, है ना। तो यानी कि उसका कोफिशिएंट जिसमें x की पावर 12 हो। तो ये जो x की नेट पावर है 17 माइनस 2R, इसको 12 के इक्वल पुट कर देंगे। 17 माइनस 2R इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 12, क्योंकि हमें x रेज टू द पावर 12 का कोफिशिएंट चाहिए। तो 2R इज इक्वल टू 17 माइनस 12, R इज इक्वल टू 5/2। अब देखो R की वैल्यू कैसे आ रही, फ्रैक्शन में, डेट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा वो आएगा ही नहीं एक भी टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म नॉट पॉसिबल आएगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। देखो अब कांस्टेंट टर्म या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है जो x की पावर है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो जनरल टर्म में जो इसकी पावर है इसको 0 पुट करेंगे, 17 माइनस 2R इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 17 इज इक्वल टू 2R, 17 इज इक्वल टू 2R। यहाँ पे भी R की वैल्यू एकदम इंटीजर नहीं आई, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, तो ये वाली टर्म भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हमने देखा है, ठीक है। देखो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म के लिए हमने देखा था कि अगर n इवन हो हमारा, तो हमारी जो मिडिल टर्म होगी n+2/2th टर्म होगी, और अगर n हमारा ओड हो तो मिडिल टर्म हमारी होगी n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म, ठीक है। ये दोनों हमारी मिडिल टर्म होंगी। अब इसमें n देखना पड़ेगा हमारा क्या है, n इसमें हमारा ओड नंबर है, तो हमारी यहाँ पे 2 मिडिल टर्म आएंगी, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब की बार मिडिल टर्म क्या क्या आएगी, पार्ट 5, n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म, ठीक है। तो n+1/2th टर्म क्या होगी, n की वैल्यू पुट करते हैं, 17 + 1/2th टर्म, डेट मीन्स 9th टर्म, एंड ये क्या है 17 + 3 10th टर्म। तो ये दोनों टर्म हमारी मिडिल टर्म होंगी। तो 9 टर्म निकाल लेते हैं पहले, T9 मतलब T8 + 1, और इसका कैसे लिखते हैं इसको, NCR जो कि हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये रहा 17CR 2 की पावर 17C, और R हमारी ये वाली वैल्यू होती है, इसको पुट कर देंगे 17C8 2 रेज टू द पावर 17 माइनस 8 x रेज टू द पावर 17 माइनस 2 × 8 माइनस 3 रेज टू द पावर 8, ठीक है। तो ये हमारा 9 टर्म होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 17C8 2 रेज टू द पावर 17 माइनस 8 9, और x की पावर क्या हो जाएगी हमारी 1 माइनस 3, मतलब माइनस भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 3 की पावर हमारी 8 हो जाएगी। तो ये होगा हमारा 9th टर्म जो कि मिडिल टर्म है, ठीक है। और 10th टर्म और निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा T9 + 1,
इसी में बस r की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, ठीक है। 17c9 2 रेज टू द पावर 17 माइनस 9 वो हो जाएगा हमारा 17 माइनस 9 17 माइनस 9 इनमें से 90 7 और 2 8, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 8 और x टू द पावर 17 माइनस 18 माइनस 3 की पावर 9, तो ये होगा हमारा 10th टर्म। तो ये दोनों हमारे मिडिल टर्म आ जाएंगे। अब हम देखते हैं लास्ट टर्म कंटेनिंग x रेज टू द पावर 11, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 11। इसमें x की पावर क्या होनी चाहिए 11, सिक्स्थ पार्ट, ठीक। सिक्स्थ पार्ट कैसे करेंगे, बस वही जो जनरल टर्म दिया गया है हमारा 17cr 2 रेज टू द पावर 17 माइनस r x टू द पावर 17 माइनस 2r माइनस 3 टू द पावर r, ठीक है। इसमें जो x की पावर है उसको 11 पुट कर देंगे बस। x की पावर क्या है 17 माइनस 2r, इसको किसके बराबर 11 के बराबर पुट कर देंगे। 17 माइनस 2r इज इक्वल टू 11, 2r इज इक्वल टू 17 माइनस 11 6, r इज इक्वल टू 3। बस इसमें 3 पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो आंसर है। जनरल टर्म 17c3 2 की पावर 17 माइनस 3 14 x की पावर 11 माइनस 3 की पावर 3, तो ये हमारा हो जाएगा टर्म कंटेनिंग x रेज टू द पावर 11, ठीक है। इसको जल्दी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है इन एक्सप्रेशन in expansion of 3x minus x raised 3x minus x square की पावर n sum of all coefficients is 4096, find the greatest binomial coefficient, ठीक है। find the greatest binomial coefficient, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये दिया गया हमें इन द एक्सपेंशन सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज 4096। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए उसके लिए हमने आपको सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट पढ़ाया था 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 x की पावर n तक, ठीक है। वहाँ 1 की पावर 1 की पावर n हो जाती है, डेट मीन्स 1, ठीक है। तो इसे करने के लिए इसमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है, तो उसके लिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। देखो हमने मिडिल टर्म पढ़ा था, उसी में ये एक कॉन्सेप्ट की जो मिडिल टर्म होता है उसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। डेट मीन्स जैसे मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ NCR, यही तो होता है बायनोमियल कोफिशिएंट NCR। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन, इसकी भी दो कंडीशन होती है। पहली, व्हेन n बिलोंग्स टू इवन, अगर n इवन हो तो r क्या होना चाहिए? n/2, तभी मैक्सिमम बायनोमियल कोफिशिएंट आएगा। अगर n क्या है? ओड, then r is equal to, r should be n plus 1/2 या फिर n minus 1/2। अब इसमें दो क्यों होती हैं? क्योंकि इन दोनों पे ही अगर हम r की वैल्यू रखेंगे तो दोनों की सेम आएंगी। जैसे हमने एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में कि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r होता है, 12C3 इज इक्वल टू 12C 12 minus 3, that means 12C 9, 12C3 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों पे वैल्यू सेम हो जाती है इसकी। आ रही है बात समझ में? अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये कह रहा है, इसे अगर हम एक्सप्रेशन को खोलेंगे तो इसके जितने भी टर्म्स आएंगे उन सबका सम ये आएगा। तो हम x को 1 पुट कर देते हैं पहले, ये है 3x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n, ठीक है। इसमें x को 1 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो जब 1 पुट करेंगे तो ये जो खुलेगा, ओपन होगा जो, तो सभी में x की पावर कुछ ना कुछ होगी, तो उसमें सब 1 पुट करने के बाद सबका सम हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी वो कर सकते हैं हम, तो 2 की पावर n बनेगी यहाँ से, जो कि किसके बराबर होगी? 4096 के बराबर, ठीक है। 4096 के बराबर होगी। और 4096 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 12, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 raised to the power 12। तो यहाँ से हमें n मिल गया 12, ठीक है। 12 हमको n मिल गया, तो यानी कि अब हमें ये पता लग गया कि 3x माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 12 लिखा है। अब हमें इसमें मैक्सिमम बायनोमियल कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो इसका पहले मिडिल टर्म हम निकाल लेते हैं। उसका जो कोफिशिएंट होगा वही मैक्सिमम बायनोमियल कोफिशिएंट होगा। डेट मीन्स हमें NCR चाहिए, वो भी मैक्सिमम वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो n क्या है हमारा? n हमारा इवन है, तो मैक्सिमम बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? NC n/2। डेट मीन्स n क्या है? 12, 12C 12/2 विच इज 12C6। तो यही हमारा फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। तो ये था हमारा मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट वाले सवाल, ठीक है। एक सवाल हम होमवर्क दे देते हैं जेईई मेन का। ठीक है, देखो सवाल है हमारा, या फिर जेईई मेन का नहीं, बिना जेईई मेन का ही करो होमवर्क क्वेश्चन। फाइंड द टर्म independent of x in expansion of 3/2 x square minus 1/3x raised to the power 9, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके आना है।
नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इस सारी चीज़ों को जो आज पढ़ाई गई हैं उनको रिवाइज करके आए।